हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फील फिजिक्स। आज जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था उसकी अपने यहाँ पे जो फिज़िक्स के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, जो एनडीए का जो पेपर था उसमें 25 नंबर के जो 25 क्वेश्चन है वो आए थे फिज़िक्स के, और एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है एनडीए में, तो उस हिसाब से 100 नंबर की फ़िज़िक्स आई थी। और बी पार्ट में 600 नंबर का होता है जिसमें 100 नंबर की फ़िज़िक्स है, तो अच्छा मतलब स्कोर हो सकता था फिज़िक्स में। और बच्चों ने किया अच्छा स्कोर, क्योंकि फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, मतलब नॉर्मल लेवल था। तो जो अपन पेपर कर रहे हैं उसका कोड है बी कोड का अपन पेपर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि अपने को दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में अपने को देखना है। लाइट ईयर है क्या? सबसे पहले ये देखो लाइट ईयर है क्या। तो लाइट ईयर है एक यूनिट। अब ये किसकी यूनिट है? ये किसको मापती है? डिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना उसका मेजरमेंट करती है लाइट ईयर। तो अपने इसमें जो कथन दे रहे हैं उस पर देखते हैं। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। सही बात है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल यानी टाइम मेजरमेंट नहीं, टाइम मेजरमेंट तो नहीं करती है। प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी नहीं है। मतलब अपने को इसमें मिला डिस्टेंस यानी एक नंबर है, ओनली 1। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो जो इसमें आंसर आएगा डी आएगा, 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जल के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज करेक्ट। अपने को दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को फर्स्ट तो ये पता है कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम किस पे होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अपन जो करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर अपने करते हैं कि जो वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो अपने को यहाँ पे इस दो में 0 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये तो आने ही नहीं है। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसमें अपन न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें अपन लिखते हैं जो डेंसिटी लिखते हैं उसको 1000 kg प्रति मीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं। इसका जो डेंसिटी जो मेजर करते हैं ऐसे करते हैं। तो इसमें अपने को दे रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौतिक परिघटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? ये क्वेश्चन नंबर 53 है और अपन कर रहे हैं कोड बी। तो कोड बी वाले को के लिए तो सीधा है, बाकी जो और कोड है वो क्वेश्चन के हिसाब से आप उसमें देख लेना। जेम्स चैडविक है, उसका दे रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जेम्स चैडविक, अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूट्रॉन और मैरी क्यूरी ने दे रखा है रेडियम। अपने को देखना है कि इसमें कौन सा सही है। एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, जिसमें ई इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, टे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, और जो ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। ये एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। बाकी न्यूट्रॉन के लिए गोल्डस्टीन है, वो भी होता है बुक में। बाकी चैडविक को प्रीफर दिया जाता है ज़्यादा। तो इसमें दे रखा है जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की थी, ये तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगी। तो बाकी अपने पास बचा मैरी क्यूरी ने रेडियम की थी। तो सही ऑप्शन है 3 का जो है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन डी 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54। एलईडी एक अर्धचालक युक्ति निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? अपने को दे रखा है एब्रीविएशन है जो एलईडी, वो किसका है? तो एलईडी है वो क्या करती है भाई? लाइट देती है। और क्या करती है? बिल कमरे में एलईडी लगा रखी है तो वो लाइट दे रही ना, यानी लाइट का क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है, इमिटिंग कर रही है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी। या हिंदी में आप बोलोगे प्रकाश उत्सर्जक
डायोड, हिंदी वाले भी हैं वो देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चलिए नेक्स्ट पे, घर्षण बल एक संस्पर्शी बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है, जबकि चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यह कथन सही है गलत है ये देखना है। तो ऑलवेज ट्रू। भाई एक कति जहर बात बोली इसने। भाई जो घर्षण बल है ना वो लगाने के लिए अपने कॉन्टैक्ट में होगा। भाई घर्षण होगा तो कॉन्टैक्ट होगा, बाकी मैग्नेटिक फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है, कॉन्टैक्ट हो। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसमें कॉन्टैक्ट कहाँ चाहिए, घर्षण में तो कॉन्टैक्ट जरूरी है। तो ये ऑलवेज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है, यानी जो कम तापमान है, न्यूनतम तापमान है वो कौन सा है। 0 डिग्री, -073 डिग्री, -173 डिग्री, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने को पता है जो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन वो होता है सबसे मिनिमम टेम्परेचर, और 0 केल्विन को अपन सेल्सियस में चेंज करते हैं तो वो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्यातक किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा। अपने को दे रखा है कि दो अपने को थर्मामीटर दे रखे हैं, एक फ़ारेनहाइट है स्केल है और जो दूसरा है वो सेल्सियस स्केल। इसमें सेम रीडिंग कब आएगी ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम क्वेश्चन उसमें करवाया था प्रैक्टिस बैच में, जो अपना प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये था। उसमें क्वेश्चन ऐसे था कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो पैमाने हैं वो समान पठन देंगे। इसमें एनडीए में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, लैंग्वेज का इफेक्ट जो है वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। जिसमें आएगा -40। अब आपको बताया F 32/100, इसको 5 लिख दो सीधा, 6 डिग्री अपॉन 5। अब इसको C लिख देंगे क्योंकि सेम दे रखा अपने को। 5C - 160 = 9C। इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा -160 = 4C। यानी सेंटीग्रेड कितना आया -40। भाई अपने को पता है C माइनस जो 32/9 होता है, और इधर क्या होता है C/5। ये F होता है, F को C लिख देंगे। भाई सेम दे रखा है, F और C सेम दे रखा है तो C लिख देंगे। C - 32 करेंगे, दोनों को आपस में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5C - 160 हो गया, ये जो है ये इधर 9C हो गया, दोनों को अपन निकालेंगे तो -40 डिग्री आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह वास्तविक होता है, इसलिए उसकी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती। वह रियल है इसलिए उसकी फ़ोटोग्राफ खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती, आभासी होता है, क्या होता है। अपने को पता है जो मिरर होता है, जो प्लेन मिरर है, उसके सामने जब अपन खड़े होते हैं प्रॉपर्टी में, आपने देखना प्रॉपर्टी में, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतना ही दूर होगी। क्या बोला मैंने कि ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, इसे जितनी डिस्टेंस पे अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे होती है, यानी कि इमेज है वो उसकी समान डिस्टेंस होगी, और आभासी होगा प्रतिबिंब, रियल नहीं होगा। तो फर्स्ट तो ये कि रियल होगा ही नहीं तो वास्तविक, इसमें वास्तविक ये दो कैंसिल हो गए। दूसरा क्या बोल रहा है, आभासी होता है और बिंब की तुलना में अधिक निकट होता है। भाई बिंब की तुलना में निकट नहीं है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है यानी बिंब है उतनी ही दूर इमेज बनेगी, तो निकट तो हुआ ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, आभासी होता है और पार्श्व होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन सी इज राइट, यानी वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि अपन हाथ को ऐसे उसमें होता है तो उसमें अपने हाथ ऐसे दिखता है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई ये हाथ ऐसे क्या ये ऐसे दिखेगा, उल्टा नहीं होगा, मतलब ऐसे हाथ है ना तो ये उल्टा ऐसे दिखेगा, ना कि ऐसे उल्टा दिखेगा।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर्स? तो इसमें आएगा येलो, बिकॉज जो ग्रीन है और रेड है ये दोनों हैं प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग है, और इनको जब अपन कॉम्बिनेशन करेंगे, इनको मिलाएंगे ना, तो अपने को मिलेगा येलो, जो कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक कलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट? अपने को पता है ग्रीन और रेड, तो यहाँ पे हो गया, तो ग्रीन रेड होता है और एक होता है ब्लू, ऑप्शन बी, ब्लू रेड एंड ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेजन साइन कन्वेंशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मूला? अपने को फॉर्मूला दे रखा है, इसके संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। जहाँ जो सिंबल हैं उनके यूजुअल मीनिंग है, सामान्य अर्थ है। इट अप्लाइज ओनली टू स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल लेंसेज, स्पेरिकल मिरर एंड स्पेरिकल लेंसेज, और इट इज़ एन इनवैलिड फार्मूला। ये फार्मूला गलत है। तो फार्मूला तो गलत है नहीं, फार्मूला तो राइट है, तो ये तो सीधा गलत हो गया। अब अपने को पता है कि जो लेंस के लिए अपन करते हैं ये फार्मूला होता है v-1/u। ये जो फार्मूला होता है ये होता है लेंस का, और जो प्लस साइन आता है इसमें, जो इसमें दे रखा है प्लस का साइन, ये होता है मिरर के लिए, यानी कि इट इज अप्लाइज ओनली टू स्पेरिकल मिरर, ऑप्शन ए इज राइट। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें सिर्फ इतना घुमा रखा है, लैंग्वेज में क्वेश्चन को बड़ा दे रखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला किसका है सिर्फ ये पूछ रखा है। इसको सीधा ये भी दे सकता है ये फॉर्मूला किसका है, बाकी ये सिर्फ घुमाने के लिए इतना किया है, बच्चे कंफ्यूज हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रेज? प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चाल से गमन करता है। भाई सही है, भाई जो लाइट है वो डेंस में और जो रेयर मीडियम होता है, डेंस होता है, डेंसर जो मीडियम होता है और जो रेयर मीडियम होता है, दोनों में डिफरेंट जो स्पीड होती है उसकी, सही बात है ये तो। प्रकाश वायु में लगभग 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करता है। आपको पता है प्रकाश की जो चाल होती है वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 2 इधर रख दी, 300 × 10⁶, और 6 होता है ये मेगा होता है, इसको मिलियन भी बोलते हैं, तो हो गया ना 300 मिलियन, ये भी राइट है, वही बन गया। प्रकाश जैसे ही जल की सतह को त्याग करता है, यानी कि जल की सतह को त्याग करता है, वाटर की जो सरफेस है उससे वो आता है एयर में प्रवेश करता है, एंटर इन एयर, तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। यानी कि डेंस मीडियम से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। बट डेंसर टू रेयर जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी, और इसमें तो घटा रहा है, घटेगी कैसे भाई? आपको पता है वाटर है वो डेंसर मीडियम है, एयर है वो रेयर मीडियम है, तो डेंसर टू रेयर जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, इसमें बोल रहा है घटेगी, तो ये गलत है। तो अपने को क्या ढूंढना था, सही कथन सही नहीं है, अपने को तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन सी सही हो गया। प्रकाश जैसे ही जल की सतह को त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। प्रकाश जैसे ही कांच की सतह को त्याग करते हैं, डेंसर, कांच क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। बट डेंसर टू रेयर जाएगा तो बढ़ेगी, सही है ये, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने को इसमें ये देखना है कौन सा कथन सही है। अब
ये देखो प्रकाश के परावर्तन, भाई प्रिज्म से जब विक्षेपण हो रहा है तो वो अपवर्तन से होगा, परावर्तन से तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। प्रकाश के परावर्तन, इसमें परावर्तन दे रखा है, ये भी गलत हो गया। बचे दो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा और प्रकाश के अपवर्तन के कारण लाल प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा, बिकॉज बैंगनी प्रकाश का विचलन अधिक होगा, क्योंकि जो बैंगनी की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो विचलन अधिक होगा। ए ग्लास प्रिज्म स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ये हो गया ना। वोलेट लाइट इज डाइवेट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा है, न्यूमेरिकल देखो आप, एनडी में कैसा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। एक बिजली के तंतु 10 मिनट के लिए 1 एम्पीयर धारा खींचता है। क्या बोल रहा है, बिजली के बल्ब का जो तंतु है, यानी फिलामेंट ऑफ जो बल्ब है, वो 10 मिनट के लिए 1 एम्पीयर धारा खींचता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? अपने को इसमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई अपने को पता है I इजकल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू क्या हो जाएगा, IT। ये फॉर्मूला है सिंपल, 10th क्लास के बच्चों का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है। अब अपने क्यू फाइंड आउट करना है। I कितना दे रखा है अपने को, 1 एम्पीयर। टाइम क्या दे रखा है, 10 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60, कितना होगा, 600 कूलाम। ऑप्शन सी इज राइट। सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वैद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर्स। अपने को जो विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या होती है, VI, V इजकल टू IR होता है, तो P इजकल टू I स्क्वायर R। तो भाई I क्या हुआ, V अपॉन R, तो P इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R। 3 फॉर्मूले आ गए, एक तो ये आ गया अपने पास, एक ये आ गया और एक ये आ गया, यानी 3 फॉर्मूले आ गए। भाई P इजकल टू VI होता है, V इजकल टू IR होता है, तो IR को यहाँ पे रखेंगे तो I स्क्वायर R, और I क्या होता है, V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R। 3 फॉर्मूले बन गए। अब अपने को देखना है इसमें कौन कौन से हैं अपने पास। भाई VI है, I स्क्वायर R भी है, V स्क्वायर अपॉन R भी है कौन सा नहीं है अपने पास फॉर्मूला, I R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो ये जो है डिफरेंट है इनमें से, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, B। IR स्क्वायर पावर का फॉर्मूला IR स्क्वायर नहीं होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े होल में सर्जित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? द साउंड क्रिएटेड इन बिग होल persists because of the repeated reflections, the phenomenon is called, ये होता है रिवर्बरेशन, अनुकरण। ऑप्शन ए इज राइट। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है, क्वेश्चन नंबर 80 ये, और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? व्हेन लाइट इज stretched by a molecules and the frequency of scattered light is changed, this phenomenon is called, ये आएगा रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। कुछ बच्चे इसमें करेंगे रैले प्रकीर्णन, जो कि गलत है, क्योंकि रैले में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसमें वेवलेंथ चेंज होती है, क्योंकि उसमें जो भी चेंजमेंट होगा वो वेवलेंथ में होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी की कोई बात नहीं होती है। रमन इफेक्ट है जो CV रमन ने दिया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल मिला था 1928 में, नोबेल भी मिला था। और इसका जो इफेक्ट है जो रमन ने जो दिया था एक्सपेरिमेंट, उसको रमन इफेक्ट नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन आएगा B, रमन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सही है, दिया था रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु में अधिकांश भाग वो फ्री होता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁵ गुना होती है। आपने देखा था नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻15 ऐसे इसमें एक आपने वो रेंज दे रखी थी। ये थी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो भाई एटम की तो ज़्यादा होगी ना, तो ऑप्शन ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वर्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है। ना ना ना, ये उसकी जो डाउन बैक थी वो थी ये रदरफोर्ड की कमी थी। ये रदरफोर्ड बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में घूमता रहता है और घूमते घूमते नाभिक में गिर जाता है, यानी उसने स्टेबिलिटी नहीं दी थी, स्टेबिलिटी नहीं दी थी उसने एटम की। वो बोल रहा था उसके एक्सपेरिमेंट में कि इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑर्बिट में चक्कर काटता है और उसकी जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन होता है और वो नाभिक में गिर जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, राइट, बोला था उसने ये बात। तो ऑप्शन क्या हुआ इसमें, क्या बोला, अधिकांश निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अपने को जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना, जो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वर्तीय पथ पर गति करते हुए जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, ये रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, ये उसकी कमी थी। इसको किया था नील्स बोर ने। स्टेबिलिटी किसने दी थी? नील्स बोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि परावर्तन होगा ही नहीं, आवृत्तियों भी नहीं होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा, इसमें आएगा अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है? 1/T। भाई फ्रीक्वेंसी का वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/T। टी क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स होगा, हर्ट्ज भी होगा। अब जो सेकंड इनवर्स है उसको भाई मीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स लिख, आवर्स इनवर्स लिख, 1/डेज लिख, क्या इफेक्ट पड़ता है भाई? 1/टाइम है ना, वो सेकंड हो, मिनट हो, घंटा हो, दिन हो, साल हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी सही है। डिब्बी जिसे अपन बोलते हैं डेसिबल, ये नहीं होगा, इसमें आएगा ये। अपने को तो जो इकाई नहीं है वो फाइंड आउट करनी थी, ये डेसिबल नहीं होगी। डेसिबल किसकी यूनिट होती है? डेसिबल होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की जो तीव्रता होती है ना उसको नापती है, कितनी तीव्रता इसकी ध्वनि है। फ्रीक्वेंसी को नहीं मेजर करती है ये। तो इसमें आएगा डेसिबल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विस्पंद बीट एक ऐसी परिघटना है, बीट्स इज ए फिनोमिनन दैट ऑकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स आर। जो तब घटती है जब दो गुणावर्ती तरंगों की आवृत्तियां बराबर होगी तो नहीं होगा, काफ़ी डिफरेंस में भी नहीं होगा, लगभग जब समान होती है ना, मतलब नियरली सेम होती तब होता है। भाई ज़्यादा डिफरेंस होगा तो विस्पंद बनेगा नहीं, और बराबर होगी तो वो सीधा हो जाएगा, उसमें विस्पंद नहीं बनेगा। तो ये नहीं होगा, एक दूसरे की गुणज में नहीं होना, लगभग समान होगी तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वायु कांच परिसीमा पर प्रकाश तरंगे आपतित होती हैं, कुछ प्रकाश तरंगें परावर्तित होती हैं और कुछ कांच में अपवर्तित होती हैं। क्या बोल रहा है? किसी वायु कांच परिसीमा पर प्रकाश तरंगें आपतित होती हैं जिसमें कुछ परावर्तित हो जाती हैं
और कुछ कांच में अपवर्तित हो जाती हैं। आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म एक समान है? लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन ए एयर ग्लास बाउंड्री। अब उसमें बोला कुछ जो लाइट वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं ग्लास में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स? इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी सरल आवर्त दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बस सरल आवर्त दोलक के लिए पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर? अब अपने को सिंपल पेंडुलम दे रखा अपने को, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त दोलक दे रखा है। वो क्या होता है? F इजकल टू माइनस एक्स, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पे F क्या हो गया? एक्टिंग फोर्स, और x क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो एक्टिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। अब इसमें एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटर इज कांस्टेंट नहीं होगा, ये तो ऑप्शन गलत है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज नॉट पीरियोडिक, ये भी गलत है। भाई आवर्ती नहीं होता है, वेग आवर्ती नहीं होता है, त्वरण स्थिर होता है, ये भी नहीं होता है स्थिर। अब ऊपर के दो ऑप्शन देखो आप, कार्यकारी बल माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और समान दिशा में होता है, यानी फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज इन सेम डायरेक्शन। भाई इसमें आपने देखा यहाँ पे माइनस है, पर सेम डायरेक्शन तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो ये देखो आप, कार्यकारी बल माध्य स्थिति के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और विपरीत दिशा में होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई अपोजिट ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें नेगेटिव है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है जो अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह, इफ ए रे ऑफ लाइट enters from a rare medium to a denser medium at zero angle of incidence it would be। भैया क्या बोल रहा है ये देखो, ये अपन ने यहाँ पे बना लिया। यदि कोई प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर, भाई ये क्या होता है? ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब, और कोण आई आपतन कोण इक्वल टू कोण आर, एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है स्नेल का लॉ। ये प्रॉपर्टी होती है, जो इंसिडेंट जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। अब इसमें क्या बोल, जीरो एंगल पे इंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? जीरो। और जीरो किस पे बनेगा? जब नॉर्मल के बराबर आएगी, ये जीरो एंगल है, यानी जो रे है वो यहाँ से आई। अब आपको पता है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि जो रे जिस एंगल से वो इंसिडेंस होगी, जिस एंगल से वो आपतित होगी, उसी एंगल से उसका जो वो होगा रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल से, या रिफ्रैक्ट होगी सेम एंगल पे। तो अब इसमें जीरो एंगल दे रखा है, तो ये यहाँ से ही, अगर ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो ये मुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर इसका होता है रिफ्रैक्शन, भैया हो गया परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन में सेम होगा ये प्रॉपर्टी। अगर इस एंगल पे आई है तो इसी एंगल पे वापस मुड़ेगी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इस एंगल से आई है तो सीधी निकल जाएगी, क्या बोला, सीधी।
जीरो एंगल पे ही, तो इसमें आएगा वापस परावर्तित होगी। भाई परावर्तित तो होनी नहीं है, क्योंकि अपने क्या बोल रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी रेयर टू डेंस। अपने को इसमें दे रखा है रेयर टू डेंस दे रखा है, तो ये तो श्योर है कि ये रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये सीधी जाएगी, गो स्ट्रेट, ऑप्शन बी। दाईं ओर मुड़ेगी, 45 डिग्री पर मुड़ेगी, वापस परावर्तित होगी नहीं, क्योंकि परावर्तन है नहीं। और कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, तो ये सीधी ही जाएगी, जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से सीधी निकल जाएगी। अगर भाई एंगल चेंज होता, बल थीटा एंगल से आ रही है, तो इसका आर भी थीटा एंगल ही होता, थीटा एंगल पे मुड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99, मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है? मिराज इज इलस्ट्रेशन ऑफ। भाई मरीचिका, मिराज क्या है? भाई अपन गर्मियों में देखते हैं कि अपन रोड पर जा रहे हैं, सड़क पे सामने कोई पेड़ है, उसकी छाया से अपने को वहाँ पे पानी भरा हुआ दिखता है, काफ़ी जब गर्मी होती है वो, तो जो मृग तृष्णा होती है, बोलते हैं उसको मिराज, मृग तृष्णा, वो ये होती है कि वहाँ पे पानी है नहीं, बट अपने को वहाँ पे आभास होता है कि वहाँ पे पानी है, उसे बोलते हैं मिराज। और ये किसके कारण होता है? ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कैसे होगा? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, फिर एक बोल रहा है कि सर दोनों हो जाएंगे, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये समझो आप कैसे होगा। भाई जब तक ये भाई रेन डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, यहाँ से एक रे आपतित होती है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे चली गई, ये हो गया अपवर्तन, फिर ये फिर आई यहाँ तक, फिर ये फिर इसी सॉरी गलत हो गया, चलो आप यहाँ पे समझो। भाई यहाँ से रे आपतित हुई, ये यहाँ पे मुड़ गई, फिर यहाँ से दूसरी हुई, ये और नीचे आ गई, फिर यहाँ से जो तीसरी रे होती है ये यहाँ पे आ जाती है, मतलब इसके बराबर, दोनों मीडियम के बीच में, यहाँ पे 0 डिग्री पे, इसे बोलते हैं कोण IC, क्रिटिकल एंगल। जब ये क्रिटिकल एंगल पे आ जाती है, उसके बाद में जब यहाँ से कोई रे आती है और ये वापस उसी मीडियम में, वह रेयर से आ रही है, यहाँ पे डेंसर में आ गई, ये तो हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। पर जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में रिटर्न जा रही है, तो ये तो रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ। और यहाँ पे मीडियम है, तो अपन इसको रिफ्लेक्शन भी नहीं कह सकते कि भाई रिफ्लेक्शन हुआ है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप देखो यहाँ पे जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, दोनों अलग कंडीशन है। भाई रिफ्रैक्शन में होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और टोटल इंटरनल में हो रहा है कि जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस जा रही है, बिकॉज जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल उससे ज़्यादा एंगल पे आ रही है, जो रे आपतित हो रही है, इंक्लिन्ड हो रही है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे हो रही है, तो इस कारण ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ना कि रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन में, यह आएगा ऑप्शन C, ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ना कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों आएंगे। मतलब ना तो दोनों हो सकते, क्योंकि एक समय पे दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, ना तो अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो वहाँ पे अपवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो आना ही नहीं है। विक्षेपण वैसे नहीं हो रहा है, और अपवर्तन से तो हो ही नहीं रहा है। भाई अपवर्तन से अपने को कैसे दिखा, भ्रम कैसे होगा अपने को, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये इसमें आएगा ऑप्शन C इज राइट आंसर। तो आपके 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 25 का अपने ने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया, 25 के 100 नंबर थे अपने, काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है फिजिक्स का।
और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चन थे जो आपने देखा है, यहाँ पे कोई हार्ड क्वेश्चन था ही नहीं। तो आज के लिए ये एनडीए का पेपर का सॉल्यूशन ही दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने एयरफोर्स का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें मिलते हैं आपके साथ एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आप पेपर देखिए एनडीए वाला। ये कोड बी का पेपर था, कोड बी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो यार आप करोगे तो ही हमें मोटिवेट होता है, तो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में करके हमें बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, हमें वहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी, उस क्वेश्चन में दोबारा करवाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।